So welcome back student to a fresh lecture on a new topic, on a new chapter that is quadratic equation. इससे पहले मैंने आपको पोलिनोमियल का पूरा कंसेप्ट दे दिया हुआ था। वहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे थे और उसका ग्राफिकल सॉल्यूशन भी देखे थे, और उसके साथ साथ मैंने आपको थोड़ा सा टच दे दिया था इसके एक तरीका सॉल्यूशन निकालने के एक तरीका का, जो कि है फैक्टराइजेशन, जिसको आप जूनियर क्लासेस से ही पढ़ रहे हैं, 8th से ही, 8th में पढ़े, 9th में पढ़े और अभी भी हम लोग एक बार करने वाले। क्लास 10th का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर है, उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, तो उसमें हम लोग को पढ़ना है डिफरेंट टाइप मेथड, जिससे कि हम लोग सॉल्यूशन निकाल सके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नॉलेज है। वैसे हम लोग इसको बेसिक से शुरुआत करेंगे, तो आपको अगर नहीं भी आता है तो कोई चिंता करने की बात है नहीं। तो अभी तत्काल समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो इसमें डिफरेंट वेज या मेथड आप बोल सकते हैं, अलग अलग तरीका कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकालें ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंडिंग सॉल्यूशन या सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोज या क्या बोल सकते हैं आप रूट भी बोल सकते हैं, तो जीरोज या रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकलेगा, इसी को हम लोग देखने वाले। क्लास 10th में हमारे पास 3 तरीका है, मेनली तो 2 ही है, एक उसका एप्लीकेशन है। फर्स्ट जो तरीका है वो है बाय फैक्टराइजेशन, जिसको आप जानते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। दूसरा जो है वो है कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और ये बहुत ईजी है पर बच्चों को हैवी लगते रहता है। चिंता नहीं कीजिए, बहुत ईजिली हम लोग इसको कर लेंगे। और थर्ड जो है वो है इसी का एप्लीकेशन है कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर भी उसका बहुत इंपॉर्टेंस है तो अलग से ही पढ़ा जाता है, जो कि है क्वाड्रेटिक फार्मूला, बायोलॉजिक क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, जिसमें आप डिस्क्रिमिनेंट वगैरह इस सब का नाम सुने होंगे, जिसको श्रीधाराचार्य रूल भी कहता है, उन्होंने दिया था, और ये इसी का पार्ट है, इसी का पार्ट। तो चलिए इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस लेक्चर में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक्स को जानेंगे, उसके साथ साथ उसका जो सॉल्यूशन निकालना है उसको जानेंगे, कैसे कैसे हमारी लाइफ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी लाइफ में पार्ट लेता है उसके बारे में जानेंगे, या ज्योमेट्री में हमको मैथ में कैसे मदद करने वाला है उसके बारे में, और फाइनली एक मेथड जो है जो कि फैक्टराइजेशन, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में सबसे पहले समझते हैं क्वाड्रेटिक। तो देखिए यहाँ पे 2 चीज़ है, एक है क्वाड्रेटिक, एक है इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक एक तरह का पोलिनोमियल है, ठीक है। पोलिनोमियल कैसे क्या होता है, तो पोलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, एक्सप्रेशन। अब मुझे पता है आपको एक्सप्रेशन का मतलब नहीं पता है, एक्सप्रेशन मतलब जो टर्म्स से बना हुआ है, बहुत को नहीं पता है। तो चलिए, टर्म्स किससे बना रहता है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल से। मैं एकदम बेसिक से ही आपको लेके चलता हूँ। कांस्टेंट वेरिएबल जानते होंगे आप, जी हाँ, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ y है, तो 3y हो गया क्या, ये हो गया कांस्टेंट, ये हो गया वेरिएबल, दोनों मिल गया, तो दोनों के मिलने से क्या बना, टर्म्स। अब मान लीजिए एक टर्म है, एक और टर्म है 2y या 2x, ये दोनों जब मिल जाएगा तो बन जाएगा एक्सप्रेशन, ठीक है। और यही एक्सप्रेशन क्या कहता है, पोलिनोमियल। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है कि एक्सप्रेशन यानी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म, ग्रुप ऑफ टर्म, जिसको हम इक्वेट कर दे यानी इक्वल टू 0 कर दे। जैसे हमारे पास यही है 3y + 2x = 0 अगर कर दे तो यही हो जाएगा इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक में किस तरह का पॉलिनोमियल है, ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री, अब डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब पावर, हाईएस्ट पावर, डिग्री जो हो वो 2 हो। मतलब हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको अगर हम पूरा तरह से डिफाइन करना चाहे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक इक्वेशन है जिसमें, इक्वेशन मतलब एक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, इक्वल टू 0 हो, इक्वेटेड टू 0 हो। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो एक इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट डिग्री या सिंबल बोल सकते हैं डिग्री ऑफ वेरिएबल का ही डिग्री बोला जाता है, डिग्री ऑफ वेरिएबल वो कितना हो, 2 हो, मतलब हाईएस्ट पावर 2 हो, मतलब पावर किसका, वेरिएबल का। तो हम लोग एक जनरल फॉर्म, अगर एक जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म देखें या आप क्लास 9 में भी देखें, फिर भी मैं आपको शुरू से ही बता देता हूँ कैसे हम लोग लिखते हैं। जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म अगर लिखना चाहे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो कैसे लिखेंगे, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो पावर 2 तो होना ही चाहिए, और हम जनरली वेरिएबल एक्स वाई लेते हैं, तो चलिए एक्स हम मान लेते हैं कि एक वेरिएबल, उसका पावर 2 मस्ट होना ही होना है। इसके आगे में कुछ हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, कुछ हो सकता है मतलब हो सकता है 2x² हो सकता है 3x² हो सकता है x² ही हो, या हो सकता है 2/5x² हो, कुछ हो सकता है। तो एक x² रहना है, उसके आगे कुछ हो सकता है या नहीं भी, तो उसको हम लोग ए से दिखा देते हैं, जहाँ पे ए कोई रियल नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 9 कुछ भी हो सकता है, √2 √5 कुछ हो सकता है। उसके साथ अगर हम लोग और जनरल जोड़ना चाहें तो उसके साथ हो सकता है कि एक नीचे वाला यानी जो है लीनियर भी आ जाए, यानी bx हो जाए, ठीक है, जिसमें पावर 1 हो और c आ जाए। ये क्या है, एक जनरल फॉर्म जिसमें हम x² हम लोग कैसे आते हैं, डिसेंडिंग में आते हैं ना, सबसे ऊपर उससे कम, तो इसका पावर कितना है, 2 है, इसका 1, इसका 0, हाँ 0 है ना, x का पावर 0 है ना, यहाँ पे c है, c का मतलब क्या है, c × x पावर 0, तभी ये 1 है यानी c है। तो ऐसे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहला तो चीज़ आपको यही देखना है कि वो बहुत सारा क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन में आपको पहचानना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा ये जो इक्वेशन है वो किस स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का या नहीं।
हो सकता है कहीं कहीं आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करना पड़े अलजेब्रा का, मुझे उम्मीद है आपको पता है। जैसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना रहता है ए को किसी भी ए प्लस बी से, ये क्या है, मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई, मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, मोनोमियल मतलब एक टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म। तो इस केस में पहले इसको इससे, अगर दो ही टर्म रहे ए इंटू ए, तो ये तो मोनोमियल इंटू मोनोमियल है, तो सिंपल इसका ए स्क्वायर हो जाता है, सिंपल सा रूल लगता है। इस केस में क्या आता है, पहले इसको इससे फिर इसको इससे। अगर बाइनोमियल का बाइनोमियल हो मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं, पहले ए को इस पूरे से फिर बी को इस पूरे से। तो कहीं कहीं आपको यूज पड़ेगा इसका मल्टीप्लीकेशन। तो मुझे उम्मीद है ये 6 में 7 में पढ़ाया जाता है, तो इससे आपको आता ही होगा मल्टीप्लीकेशन। चलिए पहला जो तरीका है, पहला जो बात है उसमें आपको यही कि पहचानने आना चाहिए कि कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, जब आप ये चेक कर लेते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ स्क्वायरिंग, कुछ कुछ फॉर्मूले का जरूरत होगा। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जरूरत हो सकता है, जिसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर में यही बात करेंगे ये 2ab कहाँ से आता है, इसके बारे में बात करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर में, क्या वहाँ बात करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का अगर होल स्क्वायर देखें, इसको आप खुद भी निकाल सकते हैं, आपको पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। आप इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, पहले इसको इस पूरे से फिर इसको इस पूरे से, तो आपको ये फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं, अगर याद किए हो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह से एक और फॉर्मूला आपको ज़्यादातर काम आएगा, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको भी आप खुद से डिराइव कर सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो इस सब का कहीं कहीं यूज हो सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया मल्टीप्लाई के साथ साथ। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, आते हैं कि सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, सॉल्यूशन करने का मतलब उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, या हम लोग जो जानते हैं सॉल्यूशन का मीनिंग, अगर नहीं जानते तो चलिए सॉल्यूशन का मीनिंग भी समझ लेते हैं। सॉल्यूशन रूट या जीरोज कहते हैं किसको है, तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड खत्म करते हैं इस वीडियो में। चलिए पहले समझते हैं कि ये सॉल्यूशन का क्या मतलब है। सॉल्यूशन बोला जाता है या रूट बोला जाता है, ठीक है, रूट्स बोला जाता है या जीरोज बोला जाता है, तो इसका क्या मतलब। वैसे तो आप पॉलिनोमियल ही देखे हुए हैं, मेरा अगर लेक्चर सिर्फ 1 आवर का वीडियो है, पूरा कंप्लीटेड है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन रूट। फिर भी एक बार मैं बता दूं, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक सिंपल सा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक का, जो नहीं ऐसा हो सकता है ये 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ऐसा ही हो। तो ऐसे इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन में तो सॉरी इक्वल टू दे दीजिए, तो ऐसे इक्वेशन में वो वैल्यू x का जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू है। ठीक है, अगर मैं सिंपल लूँ तो देखिए, मान लीजिए 2x इक्वल टू 4 है, इस इक्वेशन में आप जानते हैं कि x का वैल्यू अगर 2 हो जाएगा तो LHS और RHS इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 4 2 2 जा 4। तो यही जो वैल्यू x का है जिसके लिए इक्वलिटी मेंटेन किया हुआ है, इक्वलिटी कहने का क्या मतलब है कि इधर भी इक्वल है इधर भी इक्वल है, तो वो वैल्यू x का या वो वैल्यू वेरिएबल का जिसके लिए पूरा इक्वेशन ट्रू स्टैंड करे या सेटिस्फाई हो, उसी वेरिएबल का जो वैल्यू है वही क्या कहलाता है, सॉल्यूशन या रूट या जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या पॉलिनोमियल। तो हम लोग अगर डिफाइन करें जीरोज को तो क्या बोल देंगे, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ठीक है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल सिंपल यहाँ पे अगर x है तो x, वैल्यू ऑफ x है फॉर विच द इक्वेशन इज ट्रू, फॉर विच द इक्वेशन इज ट्रू या इक्वेशन इज सेटिस्फाई या इक्वलिटी ऑफ द इक्वेशन इज मेंटेन, फॉर विच द इक्वेशन इज सेटिस्फाई, इक्वेशन सेटिस्फाई है, तो वो चीज़ क्या कहलाता है, सॉल्यूशन। तो ये सब तो हमको सिंपल आता है करना। क्वाड्रेटिक कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक का 3 अलग अलग तरीका है, उसी 3 तरीका में से एक तरीका जो है फैक्टराइजेशन। तो चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो फैक्टराइजेशन तो क्या है, फाइंडिंग सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में बहुत सारा तरीका है, हम लोग एक जो फेमस तरीका है उसी में सब कुछ आया था, वो क्या है, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो उसको हम लोग करके देखेंगे। तो इसके पहला हम लोग तरीका की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है फाइंडिंग सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन से, फैक्टराइजेशन बाय मींस हम लोग यहाँ बोल सकते हैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। ओके, अगर आपके मन में अभी चल रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में इसका, तो बहुत इंपॉर्टेंस है। आप अगर घर बनाते हैं, आपका घर अक्सर दिखा जाता है रेक्टेंगुलर है, ठीक है, फर्श को पेंटिंग कराना है वो सब, ठीक, या फर्श पे कुछ भी करवाना है, टाइल्स बिछवाना है वो सब, तो उस केस में आप उसका एरिया चाहते हैं, और उसका एरिया जो है वो हमेशा आप देखिए स्क्वायर आता है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 90 मीटर स्क्वायर, ऐसे करके स्क्वायर में आता है। तो वहाँ पे ऑफकोर्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक का ही है। क्वाड्रेटिक में जो क्वाड है, क्वाड्रेट है, वो उसका मतलब ये होता है स्क्वायर। तो हमारे डेली लाइफ में बहुत जगह है स्क्वायर, ऐसा नहीं समझिए कि इसका हमको कोई काम नहीं है, ये पढ़ के ये तो सिर्फ किताब तक रहेगा, नहीं, आपके डेली लाइफ में भी बहुत है, आपको खोजने का जरूरत है। तो चलिए फैक्टराइजेशन से समझते हैं। और यहाँ पे फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग टर्म्स। स्प्लिटिंग टर्म्स मतलब कौन, मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म। इसमें बहुत सारा काम हम लोग किए हुए हैं, इसका सॉल्यूशन और का पॉलिनोमियल में ही। चलिए हमारे पास एक जनरल इक्वेशन रहता है, और वो जनरल इक्वेशन क्या रहता है,
एक जनरल इक्वेशन रहता है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, किसका? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अगर इसमें हम लोग दो सॉल्यूशन मान ले, अगर आप पॉलिनोमियल से आ रहे हैं तो अल्फा और बीटा अगर मान ले, आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो तो, ज़रूरी नहीं है पर अगर कंफर्टेबल हो तो उस कंडीशन में ये बी जो है इसको हम दो पार्ट में करेंगे, ठीक है, दो पार्ट में करेंगे। अगर आप उस तरीके से समझना चाहते हैं तो समझिए, अगर पॉलिनोमियल समझ के आएंगे एक्स वैल्यू अगर अल्फा हो, एक्स वैल्यू अगर बीटा, तो इस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो और एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। यही एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा क्या कहलाता है? इसका फैक्टर। और कोई नंबर या कोई भी जो एक्सप्रेशन है वो बनता किससे है? अपने फैक्टर से। 6 किससे बना है? तो 6 बना है 2 इंटू 3 से, ठीक है। तो ये 6 बना किससे? अपने फैक्टर से। उसी तरह से हम अगर पूरे इस पी एक्स से बात करें, यानी अगर हमारे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो ये पूरा किससे बना है? तो इसके फैक्टर से, जो कि मल्टीप्लाई में एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इससे भी क्या बन जाएगा? आप देख सकते हैं एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, यानी एक क्वाड्रेटिक फार्मूला का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेगा। तो इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं कि बीच वाला जो टर्म है, इस बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, मतलब तोड़ते हैं, ठीक है, ब्रेक करते हैं। और ब्रेक कितने पार्ट में करेंगे? तो दो ही पार्ट में। दो पार्ट में करने से क्या काम है? जिससे कि एक पार्ट इसके साथ आ जाए, एक पार्ट इसके साथ, और दोनों के पास दो दो पार्टनर हो जाए, और पार्टनर हो जाए तो कॉमन ले लेंगे। और फैक्टराइजेशन में तो हम यही करते ही है कॉमन, आपको 8 से ही बताया जाता है, 8 में भी ये बताया जाता है। तो वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले हैं। अब इसको स्प्लिट कैसे करेंगे? तो मिडिल टर्म का स्प्लिटिंग पहला बात ऐसे होगा कि इसका दोनों पार्ट, ठीक है, मान लीजिए इसको हम स्प्लिट किए पी और क्यू में, तो इसका दोनों पार्ट का जब सम किया जाए तो वो किसके बराबर आ जाए? बी के ही बराबर आ जाए। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है हम लोग सिंपल, अगर मैथ अरिथमेटिक से ले, मान लीजिए 2x स्क्वायर है प्लस 6x है, ठीक है, और उसके बाद आता है मान लीजिए 4, ये हमारे पास क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मान लीजिए। तो इस कंडीशन में आप जो ये 6 को तोड़ेंगे वो इस तरह से कि दोनों का सम, जैसे मान लीजिए 6 को कैसे तोड़ सकता हूँ? 1 + 5 कर सकता हूँ, 2 + 4 कर सकता हूँ, 3 + 3 कर सकता हूँ। ऐसे तो नहीं है -4 + 9 कर दूंगा, ऐसे तो कुछ नहीं कर दूंगा ना। हाँ, इसमें ये जरूर कर सकता हूँ -1 + 7, तभी 6 आएगा, ठीक है। पर आपको इस दोनों का टुकड़ा कैसे करना है? टुकड़ा ऐसे करना है कि दोनों का सम मिलके फिर से वही बी आ जाए। इसीलिए ये कहा पी प्लस क्यू किसके बराबर आ जाए? बी के बराबर आ जाए। मतलब सम ऑफ स्प्लिटेड टर्म, जो टूटा हुआ टर्म तोड़ के जो टर्म मिलेगा, उस सम ऑफ उसका जो सम है, तो सम ऑफ स्प्लिटेड टर्म मस्ट बी इक्वल टू द मिडिल टर्म, वही मिडिल टर्म के बराबर हो जाएगा। मिडिल टर्म किसको बोल रहे हैं? मिडिल टर्म बोल रहे हैं जो बीच में है, इसको बोलेंगे लास्ट टर्म, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इजी, या इसको थर्ड टर्म भी कभी बोल देंगे। तो सम ऑफ द स्प्लिटेड टर्म होगा, स्प्लिटेड लिख लीजिए, जो टूट गया सम में, उसका सम कितना होगा? तो उसका सम उसके ही बराबर है। और ये ऑब्वियस है, ठीक है, ये सिंपल है, इसको तो होना ही है, क्योंकि दोनों का जिसका टुकड़ा कर रहे हैं उतना, उसको जब जोड़ देंगे, टुकड़ा को जोड़ देंगे तो वही चीज़ आने वाला है, ये तो ऑब्वियस है। दूसरा चीज़ क्या? तो दूसरा चीज़ ये कि पी और क्यू को जब आप सम करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लीजिए इस 6 को मैं तोड़ा इसमें, और आपको ऐसे नहीं, अब तो बहुत सारा टुकड़ा, ऐसे तो इनफाइनाइट टुकड़ा बना सकते हैं। तो आपको टुकड़ा बनाने के लिए एक और कंडीशन चाहिए, और वो कंडीशन देता है थोड़ा सा प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट में क्या ध्यान रखना कि फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का, इस दोनों का जो सम है, जो यहाँ कितना आ रहा है 8x², यहाँ कितना आ जाएगा AC(x²), तो वो फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आना चाहिए? तो वो आना चाहिए इसके स्प्लिटेड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। जैसे यहाँ 8, यहाँ कितना आना चाहिए 8, तो क्या इसको अगर 6x में अगर 1x और 5x में तोड़ दूँ तो 1x × 5x से 8x² हो जाएगा गुना करने पे? नहीं, ये तो 1 × 5 5x² ही हो जाएगा। ये दोनों, हाँ ये दोनों हो जाएगा, 2x × 4x कितना हो जाएगा? 8x² हो जाएगा जब मल्टीप्लाई कर दिया जाए। 3x × 3x, नहीं ये तो 9x हो जाएगा, भले इसका सम पोर्ट है और इसका तो सम ही नहीं पोर्ट है, तो इसकी तो क्या बात करना। तो p × q जो है वो किसके बराबर आना चाहिए? तो वो a × c के बराबर आना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है। क्या चीज़? कि दोनों का सम, ये स्प्लिटेड टर्म है अगर, तो दोनों का सम किसके बराबर आएगा? मिडिल टर्म के। दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर, ठीक है। और यहाँ लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ स्प्लिटेड टर्म का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ जाएगा? मस्ट बी, विल बी इक्वल टू, या मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म। अब एक और चीज़, जब आपको पिछले लेक्चर से ही, पॉलिनोमियल से ही आपको ये पता होगा कि जो कितना भी सॉल्यूशन कितना होता है किसी भी इक्वेशन का, वो डिपेंड करता है उसके डिग्री पे। अगर डिग्री 2 है, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन 2 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम हो सकता है। जैसे लीनियर इक्वेशन होता है, तो लीनियर इक्वेशन में एक ही रहता है, तो आप देखेंगे वो, अब ग्राफ से भी देखें तो वो एक ही जगह एक्स एक्सिस को टच कर सकता है, तो इसीलिए उसका एक ही होता है, ठीक है, क्या सॉल्यूशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखें तो उसका इस तरह का पैराबोला बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फिगर
कितनी जगह काट सकता है, तो वो 2 जगह। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा 2 सॉल्यूशन हो सकता है, एक भी हो सकता है, अगर ये सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे तो एक भी हो सकता है, ठीक। उसी तरह से क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप देखे होंगे इस तरह का सॉल्यूशन बना था, ठीक है। सॉरी, ये क्यूबिक का नहीं बना, ये मान लीजिए क्यूबिक का, तो इसमें कितना जगह, 1 2 3, तो इसका मैक्सिमम 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, एक भी हो सकता है, और कभी कभी नहीं भी होता है, कभी कभी रियल नहीं भी होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। तो ये हम लोग देखेंगे फैक्टराइजेशन का, जैसे मैक्सिमम 2 निकलेगा वो हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे। यानी यहाँ पे जैसे हमारे पास था तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 ये 0 के बराबर है। यहाँ पे हम लोग क्या करिए, इसको तोड़ दिए किसमें, इसको तोड़ दिए 2x और 4x में। अब किसी किसी को बोरिंग लग रहा होगा कि इतना बेसिक से क्यों पढ़ा रहे हैं, तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर आप एकदम शुरू ही किए पढ़ना फिर भी आपको सब कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद ये 2 है तो इस दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 8x स्क्वायर, इस दोनों का भी मल्टीप्लाई किए तो 8x स्क्वायर। तो यस वी कैन राइट 6x एज 2x प्लस 4x। तो पहला आपको ये सेलेक्ट कर देना। ये करने के बाद आप क्या कर देंगे, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों टर्म ले लेंगे और ये टर्म ले लेंगे। अब देखिए किसी किसी बच्चे के मन में कंफ्यूजन रहता है कि 2x लिखो पहले या 4x लिखो पहले, आपके मन पे है, हाँ आपके मन पे है। प्लस जो है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब 2 और 4 को पहले जोड़िए, 4 और 2 को 6 ही होगा, तो इसलिए आप कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें कैसे भी है, माइनस भी रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इस दोनों को अगर हम लेते हैं तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है। आप अगर एकदम शुरू से स्टार्ट करें तो आप क्या करेंगे, इस सब को तोड़ देंगे, 2x स्क्वायर है तो 2x इंटू एक्स कर देंगे, इसको 2 इंटू एक्स कर देंगे, इसको 2 इंटू 2 इंटू एक्स कर देंगे, इसको 4 को 2 इंटू 2 कर देंगे, ठीक। अब देखिए इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है 2 और x, मुझे इसमें भी है 2 इंटू एक्स, तो 2x कॉमन ले लेता हूँ। 2x अगर कॉमन ले लूँगा तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ x, इसमें ले लूँगा सब कुछ तो क्या बचेगा 1, 0 तो नहीं बचेगा ना, क्योंकि इस दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर यही आना चाहिए, जैसे 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2x इंटू 1 2x प्लस। इसी तरह से यहाँ पे देखिए यहाँ दोनों में क्या मल्टी कॉमन है, यहाँ भी 2 इंटू 2 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 है, तो 2 इंटू 2 यानी 4 कॉमन ले लूँगा तो इधर क्या बचेगा x प्लस 1। तो आपका यही स्टेप जो है ये वेरिफिकेशन स्टेप है कि आप जो है आगे सही जा रहे हैं या गलत। आपको यहाँ पे ये वाला और ये वाला चीज़ दोनों इक्वल आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा है मतलब आप पीछे कुछ गलती की है, आप जाके देखिए उसको, ठीक है। पर मेरा यहाँ आ रहा है सेम तो मैं आगे बढ़ूंगा। अब देखिए यहाँ x प्लस 1 इसमें भी है, x प्लस 1 इसमें भी है, तो क्या अभी तक तो हम मोनोमियल को कॉमन ले रहे थे, या तो 2x को या तो 4 को। अगर बाइनोमियल कॉमन है तो बाइनोमियल कॉमन ले सकते हैं, यानी 2 टर्म वाला कॉमन ले सकते हैं, ऑफकोर्स आप ले सकते हैं, आपको सिर्फ कॉमन खोजना है। तो हम x प्लस 1 अगर दोनों में से ले लें तो इधर क्या बचेगा, इधर सिर्फ बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 4। तो ये जो हो गया ये हो गया हमारा क्या, फैक्टर। फैक्टर से आराम से सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब इस ये दोनों का मल्टीप्लाई किए तो 0 आ गया, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0। 0 इंटू मान लीजिए इसका वैल्यू 5 है तो 0 इंटू 5 0, या इसी का वैल्यू 5 है ये 0 है तो 5 इंटू 0 ये भी 0। और अगर दोनों 0 हो तब भी 0, 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो हम लोग वही अटेम्प्ट करते हैं, लिख देते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4 इक्वल टू 0, या तो ये या तो ये। तो इस कंडीशन में x क्या हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि ये इधर जाएगा -1। उसी तरह ये क्या हो जाएगा 2x, ये 4 इधर जाएगा तो इक्वल टू -4, तो x क्या हो जाएगा -4/2 यानी -2। ये -1 -2 इसका आंसर आ गया। अब इसे अगर -1 और -2 को पुट करके यहाँ देखेंगे तो क्या 0 के बराबर आता है, ये सब कोर्स आएगा, देखते हैं हम लोग करके। तो हमारे पास px जो है वो क्या है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। अब p के जगह यानी x के जगह हम लोग क्या रखते हैं, तो x के जगह एक बार रखते हैं -1, क्योंकि यही तो मतलब है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन या रूट या 0 जो होता है वो क्या होता है, वो वैल्यू x का जिसको उस इक्वेशन पे रखने पे सेटिस्फाई हो जाए। तो -1 रखते हैं तो 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1 प्लस 4 कितना आ गया, ये तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस और ये -6 हो जाएगा प्लस 4। तो आराम से देख सकते हैं 4 प्लस 2 6, तो 6 - 6 0। तो यस -1 इज ए रूट या 0 ऑफ दिस सॉल्यूशन। इसी तरह से -2 चेक करें तो ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, -2 और करेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -2 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 और 2 8, ये हो जाएगा -12 प्लस 4। तो अगेन आप क्या देख रहे हैं 12 - 12 यानी 0। तो इसी तरह से होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म और रूट। आपको कंफर्म करने का कोई जरूरत नहीं है, आप बस निकालेंगे इसका, ठीक है। और आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम भी रहेगा तो लैंग्वेज प्रॉब्लम भी कुछ समझना है तो चलिए उसके बारे में तो मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम एक अलग से लेक्चर लाऊंगा 3 के बाद, जिसमें मैंने आपको सब कुछ बता दूंगा कि लैंग्वेज प्रॉब्लम किस किस तरह का आपको आ सकता है उसमें कलेक्टिवली। अभी हम लोग मेथड पे ध्यान देते हैं। तो चलिए यहाँ पे जरूरी नहीं है कि सब पॉजिटिव मिल जाए, कितने केस मिल सकते हैं, कभी ये पॉजिटिव होगा, कभी ये पॉजिटिव होगा, या कभी ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, कभी ये भी निगेटिव हो सकता है। तो उस सब केस को हम लोग अब चलिए ध्यान से पढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, चलिए बात करते हैं कि कितने केस आ सकते हैं। तो केस 1 आपका या केस फर्स्ट आपका आ सकता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी सब पॉजिटिव हो। केस 2 क्या आ सकता है, केस 2 आ सकता है कि ax स्क्वायर हो और यहाँ b बीच वाला टर्म जो है वो माइनस आ जाए,
ठीक है, केस 2। केस 3 आ सकता है क्या, तो केस 3 आ सकता है कि ए एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस बी एक्स ही रहे लेकिन यहाँ माइनस आ जाए, ठीक है। केस 4 आ सकता है, चौथा केस आ सकता है क्या कि ए एक्स स्क्वायर हो, यहाँ भी माइनस आ जाए, यहाँ भी, ठीक है। बस यही 4 केस हो सकता है। आप बोलेंगे नहीं अगर पूरा माइनस ले तो पूरा माइनस है तो 0 है, तो आप एक बार फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कहने का मतलब मान लीजिए आपके पास है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का है, ये इक्वल टू 0 है, तो आप इस पूरे को थ्रू आउट क्या कर दिए, 0 से मल्टीप्लाई, सॉरी -1 से मल्टीप्लाई कर दिए। आप तो कर सकते हैं ना, जब दोनों इक्वल है दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने में क्या है, कुछ नहीं। तो अब इस पूरे को कर देंगे तो क्या बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, इसमें माइनस से हुआ है तो माइनस बी एक्स बन जाएगा, इसमें भी माइनस से हुआ है तो ये माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस तरह का तो हम ले ही लिए। तो मेनली यही 4 होता है, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अप्लाई तो वही रूल होता है कि दोनों का बीच का मिडिल वाला टर्म जो है वो किसके बराबर है, वो स्प्लिटेड टर्म जो बीच वाला टर्म है उसी के बराबर, और दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। पर चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे करना है, और उसके साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड कर लेंगे जिससे आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं केस फर्स्ट से। केस फर्स्ट क्या है, जो अभी हम लोग किए हैं, जो कि है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस तरह का टर्म, यानी बीच वाला टर्म पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब वैसे सब पॉजिटिव। तो उस केस में क्या करें, तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, मान लीजिए कि है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ये इस तरह का क्वेश्चन है। और हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। और कैसे क्वेश्चन हो सकता है, तो हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, रूल तो वही है कि बीच वाला टर्म को इस तरह से तोड़ना है कि दोनों टुकड़े का सम बीच वाला टर्म के बराबर आ जाए, और दोनों टुकड़े का मल्टीप्लाई गुना इसके बराबर आ जाए, फर्स्ट और लास्ट टर्म के गुना के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। तो इस केस में जैसे करेंगे, मैं सबका सॉल्यूशन नहीं करके दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा कि कैसे तोड़ना है, और उस पर एक रिजल्ट हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे। खैर इसको याद नहीं करना है आपको, ये रिजल्ट हम लोग को देखना है, ठीक है, समझना है। तो जैसे ये 6x है और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या पुराना है 8x स्क्वायर, तो इसको हम बहुत सारे टुकड़ा कर सकते हैं, ठीक है, चाहे 1 + 5 हो, ठीक है, 2 + 4 हो। पर हमको कैसे करना है कि इस दोनों का गुना, यानी फर्स्ट और लास्ट टर्म का गुना, जो कि 8x स्क्वायर है। तो पहला फोकस हमको यही करना है कोई भी क्वेश्चन में, कि पहले गुना निकाल के देख लीजिए माइंड में ही, ठीक है। 1 × 8 क्या हो जाएगा, 8 करना है। तो इसको कैसे कर दे, तो इसको हम लोग 4 + 2 कर देंगे अगर, तो वो बेस्ट है। तो इसको क्या कर देंगे 4x और 2x में। तो अब तो काम सिंपल है। अब तो एक्स स्क्वायर लीजिए प्लस 8 लीजिए, और इसमें से x आपको कॉमन दिखेगा तो इधर निकलेगा x + 4, इसमें 2 कॉमन दिखेगा तो x + 4, x + 4 कॉमन, x + 2 निकल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा -4 -2। आप आराम से कर सकते हैं, मैं सिर्फ दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे कहने का मतलब दोनों जो बीच वाला टर्म हुआ है दोनों पॉजिटिव हुआ है, ठीक है, और दोनों इससे छोटा हुआ है, ठीक है। तो हाँ, टुकड़ा हमेशा छोटा होगा, ऑफकोर्स होगा छोटा, ठीक है। ऑफकोर्स यूक्लिड ही कहते हैं कि कभी भी जो पार्ट होता है किसी चीज़ का वो छोटा ही होता है होल से। मतलब इस कॉपी का मैं अगर एक पेज निकालूँ, ठीक है, या एक छोटा सा इस पेपर का छोटा सा हिस्सा निकाल दूँ, तो वो हमेशा छोटा ही रहेगा ना, यही यूक्लिड कहते हैं मैथमेटिक्स में, ये बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी अब मल्टीप्लाई करके देख लो, 18x स्क्वायर आना चाहिए। तो कैसे तोड़ लूँ इसको, क्या मैं इसको तोड़ लूँ 1 + 8, नहीं आएगा, 8 ही आ जाएगा। क्या मैं इसको तोड़ लूँ 2 + 7, नहीं फिर भी नहीं होगा, 2 + 7 तो 14 हो जाता है, हमको कितना चाहिए 18। 3 + 6 तो यस 3x + 6x अगर कर दीजिएगा तो काम बन जाएगा, जो कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6x प्लस 18, ठीक। तो इसमें भी उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इसमें तो देखिए, इसमें क्या है 6x पुराना है, तो क्या 1 + 4 कर दूं, तो नहीं, 1 + 4 तो 4 आएगा, और हमको x × 6 यानी 6 पुराना है। 2 + 3 तो यस 2 + 3 इज ए बेस्ट चॉइस, 2x + 3x, और आराम से आप फैक्टराइजेशन आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप एक चीज़ समझे क्या, कि जब बीच वाला टर्म पॉजिटिव हो और थर्ड टर्म भी पॉजिटिव हो, और फर्स्ट टर्म तो ऑफकोर्स हम लोग हमेशा पॉजिटिव लेके चलेंगे, मैंने बताया अगर निगेटिव रहता है तो आप थ्रू आउट माइनस से कर लीजिए। तो हम लोग ये मान के चलेंगे अगर बीच वाला टर्म और थर्ड टर्म पॉजिटिव हो, इनकेस अगर पॉजिटिव हो, तो हम लोग बीच वाले टर्म को ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों टर्म पॉजिटिव होगा। क्या कभी निगेटिव भी हो सकता है, हाँ निगेटिव हो सकता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे कि ये ध्यान रखेंगे, इफ मिडिल या सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म, मिडिल और थर्ड टर्म जो है वो क्या है, इज बोथ आर पॉजिटिव, दोनों अगर पॉजिटिव है, देन स्प्लिटेड टर्म, तब क्या होगा, स्प्लिटेड टर्म जो होगा, देन बोथ स्प्लिटेड टर्म्स आर पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होते हैं और स्मॉलर देन जो मिडिल टर्म है उससे। अब चलिए केस 2 पे आते हैं, केस सेकंड पे आते हैं। केस सेकंड मान लीजिए क्या था, केस सेकंड देखिए, तो बीच वाला माइनस होना चाहिए। तो देखिए चलिए कर लेते हैं। तो हमारे पास मान लीजिए यही क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में मान लीजिए एक्स स्क्वायर है और ये है आपको -6x और +9, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ऐसे केस में
या एक दो और लिख लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। ठीक है, मुझे सोचना पड़ता है, मैं खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ इसलिए मेरे पास बगल में छाप के नहीं लिखा हुआ कि मैं जल्दी जल्दी लिख दूँ, तो सॉरी आपको थोड़ा टाइम ले रहा है, मैं सोच के बना रहा हूँ कुछ। तो इस केस में और इस केस में दो ही लेता हूँ मैं। तो अभी देखिए, अभी इसको आप कैसे पार्ट करेंगे, यहाँ पे तो माइनस है पर आपको पुराना क्या है 9 × 1 यानी 9x², क्योंकि मेन पॉइंट वही रखना है। क्या मेन पॉइंट रखना है कि इसका और इसका मल्टीप्लाई और इस दोनों के पार्ट का मल्टीप्लाई सेम होना। तो पहले तो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट हम लोग अगर कैलकुलेट कर ले तो इसका टर्म अगर a है इसका c है तो a × c कितना आ रहा है 9x²। फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 9x²। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे कि दोनों टुकड़े का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के टर्म के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए। तो कैसे, तो क्या मैं इसको तोड़ दूँ -1 और -5? नहीं, तो क्या दोनों माइनस में रहेगा? हाँ, माइनस में तो दोनों रहेगा, क्योंकि आप जहाँ एक को ज़्यादा लेते जाइएगा तो आप देखेंगे कि हम दूर जाते जा रहे हैं। मान लीजिए मैं इसको ले रहा हूँ -7 + 1, तो ये तो आप बहुत पास आ गए। -8 + 2 16 की तरफ आ गया और हमको पीछे आना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दोनों जो टर्म होगा उसको निगेटिव रखेंगे। ठीक है, ये करते करते आप सीख जाएंगे। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हैं, 3x अगर कर दे, ठीक है, क्योंकि 2 और 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 × 4 8, या 3x कर दे और दोनों निगेटिव हो, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। साइन तो आराम से हो ही जाएगा, साइन का भी इंपॉर्टेंस है। यहाँ भी देखिए +9x² है, यहाँ भी -3 × -3 क्या हो जाएगा +9x²। तो इन केस अगर बीच वाला टर्म निगेटिव हो लेकिन थर्ड टर्म पॉजिटिव हो, ठीक है, यहाँ पे भी 12 हमको लाना है ना 12x², तो हम लोग क्या कर दे, तो बेस्ट तरीका 4x + 4x -4x कर दीजिए। तो -4 -4 8 भी हो गया और -4x को मल्टीप्लाई क्या हो गया 16 हो गया, सॉरी, तो ये तो गलत हो गया हमारा। ठीक है, तो इस केस में क्या करें, तो इस केस में 4 4 तो नहीं ले सकते हैं, क्या 2 और 6 ले सकते हैं? हाँ, 2 6 ले सकते हैं। ठीक है, तो 2x + 6x, क्योंकि 2 6 12 होता है, लेकिन कब में, माइनस में, ये माइनस है, आपको ये ध्यान रखना है। तो -2x -6x जो किसी बराबर आएगा -8x है, और -2 × -6 -12 के भी, सॉरी +12 के ही बराबर आ जाएगा। तो समझे। अब इसको तब एक क्वेश्चन में कर देता हूँ, x² -6x + 9। तो इसको कैसे लिखेंगे, x², इसको ऐसे पार्ट करेंगे कि इसका जो दोनों टुकड़ा है उसका सम उसकी बीच वाले टर्म के बराबर आ जाए और प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर यानी 9x² आ जाए। तो इसको 6x को मैं कैसे तोड़ दूँ, तो ये तोड़ दूँ -3x -3x + 9। अब अगेन यहाँ पे और इस दोनों टर्म को एक साथ ले लीजिए, इस दोनों टर्म को एक साथ ले लीजिए। यहाँ x कॉमन दिख रहा है आपको, तो x -3 बच जाएगा। यहाँ -3 कॉमन दिख रहा है तो इधर बच जाएगा x -3। अगेन आप सही जा रहे हैं क्योंकि यहाँ और यहाँ आपका सही है। ठीक है, दोनों एक तरह, तो x -3 अगर कॉमन ले लेते हो क्या बचेगा, x -3 ये हो गया आपका सॉल्यूशन। आप निकालना चाहते हैं अगर इसको 0 कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, तो x -3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ गया 3। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका एक ही सॉल्यूशन है सिर्फ। ठीक है, चलिए इस पर भी बात करेंगे हम। इसको अगर करें तो इसको करें तो 8x² -8x² -8x + 12। तो इस 8x को क्या किया हूँ -2x -6x + 12। ठीक है, तो x इस दोनों में कॉमन ले सकता हूँ, इसको एक साथ तो x कॉमन ले लूँ तो x -2 बचेगा। इसमें 6 कॉमन ले लूँ फिर भी x -2 बचेगा। x -2 दोनों में से कॉमन ले लूँ तो इधर क्या बचेगा, इधर सिर्फ x इधर सिर्फ 6। ठीक है, इक्वल 0 कर दूँ तो x -2 = 0, इसका मतलब है x2 आ गया, x -6 = 0, इसका मतलब है कि x6 आ गया। मतलब क्या बोल सकते हैं आप कि जब बीच वाला टर्म पॉजिटिव हो, निगेटिव हो लेकिन थर्ड टर्म पॉजिटिव हो, तो बीच वाला टर्म को हम लोग क्या करेंगे, दोनों को निगेटिव ही रखेंगे। अगर बीच वाला टर्म निगेटिव तो दोनों टर्म निगेटिव, बीच वाला पॉजिटिव तो दोनों पॉजिटिव। लेकिन किस कब, जब c यानी कांस्टेंट टर्म जो है वो पॉजिटिव हो, यानी थर्ड टर्म पॉजिटिव। तो हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन लिख सकते हैं, एक पॉइंट नोट में आप लिख लीजिए कि इफ मिडिल टर्म इज निगेटिव, मिडिल टर्म निगेटिव हो बट थर्ड टर्म, जो थर्ड टर्म है या लास्ट टर्म, थर्ड या लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, देन बोथ स्प्लिटेड टर्म, दोनों जो टुकड़ा होगा स्प्लिटेड टर्म होगा, आर निगेटिव, टर्म्स आर निगेटिव। ठीक है, और दोनों एंड बोथ स्मॉलर देन, ठीक है, दोनों छोटे होंगे, स्मॉलर देन, ठीक, स्मॉलर देन मिडिल टर्म, स्मॉलर इन द सेंस नंबर में। ठीक है, ठीक, दोनों समझ, या इसको आप अभी छोड़ ही देना चाहते हैं छोड़ दीजिए, आप कंफ्यूज ना हो, मेरा इतना ही है। यहाँ पे स्मॉलर करने का मतलब है नंबर, जैसे 3 जो है वो छोटा है 6 से, -3 -6 में कंपेयर कीजिएगा तो ऑफकोर्स -3 बढ़ा है, तो आपको ये छोड़ना है, ये लाइन तो छोड़ सकते हैं, मैं छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, अभी कोई ज़रूरत नहीं इसका। ठीक है, तो अगर बीच वाला निगेटिव हो और थर्ड क्या हो पॉजिटिव हो, तो बीच वाले टर्म का जो स्प्लिटिंग करेंगे वो दोनों क्या होगा निगेटिव। आइए आते हैं केस थर्ड पे, और केस थर्ड हम लोग का कैसा था,
थर्ड है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे निगेटिव। एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं आपके पास। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास इस तरह का, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस 12, ठीक ये है। या आप ले लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 36, दोनों ये आ रहा है। और भी ले सकते हैं बड़ा बड़ा नंबर भी, मैं आपको समझा रहा हूँ इजी इजी नंबर से हल्का हल्का नंबर से। जब हल्का आ जाता है कोई चीज़, सिंपल आ जाता है, तो आप अपने आप कम्प्लेक्स भी बनाने लगते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12, यहाँ पे इस 4x को कितना बनाना है, 12। क्या पॉसिबल है इसको कि 1+3 लिखना 12 बनाने के लिए? नहीं। क्या पॉसिबल है इसको कि इसको अगर हम तोड़े तो 1+3 को लिख सकता है, 2+2 लिख सकता है, और तो आगे जाएगा कहाँ, नहीं जा सकते। 3+1 या 1+3 एक ही बात है। तो आपको इस केस में आपको थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, मतलब 4 है लेकिन 4 से थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, यानी 5 पे जाना पड़ेगा। 5 - 1 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, पर क्या 12 आएगा? नहीं। 6 - 2 लिख सकते हैं, हाँ, और इस दोनों में गुना भी करेंगे 6 × 2, तो ये भी 12 आ जाएगा। तो यानी ये हमारे पास बेस्ट चॉइस है यहाँ पे। तो इस केस में, ऐसे केस में हम लोग क्या कर देंगे, आप देख रहे हैं एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव। अभी तक जो हम देखे पहले केस में, जो कि इस तरह का था जहाँ पे दोनों पॉजिटिव था, तो दोनों पॉजिटिव के केस में हम लोग का जो टुकड़ा था वो दोनों पॉजिटिव था। अगर बीच वाला निगेटिव था और ये वाला पॉजिटिव था थर्ड टर्म, तो उस केस में दोनों निगेटिव था। लेकिन जहाँ क्या हुआ कि बीच वाला पॉजिटिव और ये क्या आ गया, निगेटिव, थर्ड टर्म निगेटिव, तो आप क्या देख रहे हैं कि एक जो है निगेटिव हो जा रहा है, एक पॉजिटिव। तो ऑफकोर्स ये सब रखना नहीं है आपको, आप एक ही कंसेप्ट रखेंगे। क्या चीज़ कि बीच वाला टर्म जो है उसको टुकड़ा करेंगे, और टुकड़ा ऐसे करेंगे कि दोनों टुकड़े का सम बीच वाले टर्म के बराबर और दोनों टुकड़े का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो यही आपको समझना है और कुछ नहीं, आपको याद वगैरह नहीं करना है ये सब, मैं आपको सिंपली एक दिखा रहा हूँ कि कैसे करेंगे। तो ऐसे केस में हम लोग जैसे यहाँ पे करें, तो इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12, ठीक। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को ये आता ही है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के भी चले होंगे या जो देख रहे हैं, तो आप अच्छे से पेशेंस से देखिए, आपको और मजबूत हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा सब कुछ। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2x माइनस 12। अब आराम से आप इसमें क्या देख लेते हैं कि x कॉमन ले सकते हैं, तो इधर क्या बचेगा, x प्लस 6, इधर -2 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, तो x प्लस 6, फिर से x प्लस 6 दोनों में, यानी आप सही जा रहे हैं, तो x प्लस 6 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, इधर x इधर -2, ठीक। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, x प्लस 6 = 0, यानी x = -6, x -2 = 0, यानी x = उसी तरह से अगर यहाँ पे आए तो यहाँ पे 36 आपको उड़ाना है। तो 36 क्या आपको लग रहा है कि इससे पूरेगा, 1 + 8 नहीं, 2 + 7 नहीं, 14 हो जाता है, 3 + 6 18 नहीं होगा, 4 + 5 20 नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते 5 + 4, वही बात है, नहीं हो पाएगा, मतलब आगे यहाँ भी स्टेप करना पड़ेगा आपको। तो ये आपको सीधा अपने आप सोच में आ जाएगा। तो इसको अगर मैं लिखता हूँ 12x - 3x, तो हमारा काम पूरा जाएगा। ये 12x - 3x 9x भी हो जाएगा, और उसके साथ साथ इस दोनों का प्रोडक्ट भी 36, तो यस इसको ऐसे तोड़ेंगे। तो आप समझ गए कि अगर ऐसा केस हो कि बीच वाला टर्म पॉजिटिव और लास्ट वाला टर्म यानी थर्ड टर्म निगेटिव हो, तो उस केस में एक टुकड़ा पॉजिटिव, एक टुकड़ा निगेटिव, और उसमें पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होगा। इसको आप कैसे याद रखेंगे कि बीच वाला टर्म अगर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब बड़ा, तो उस केस में जो बड़ा टर्म होगा वो भी पॉजिटिव होगा। चलिए इसी चीज़ को हम लोग लिख देते हैं नेक्स्ट पेज में। क्या लिखेंगे, केस 3 का कंक्लूजन, ठीक है। तो इफ मिडिल टर्म इज पॉजिटिव, मिडिल टर्म अगर पॉजिटिव है, टर्म इज पॉजिटिव, बट थर्ड टर्म या लास्ट टर्म, जो थर्ड टर्म है या लास्ट टर्म है नेगेटिव है, देन द स्प्लिटेड टर्म, देन वन स्प्लिटेड टर्म, एक स्प्लिटेड टर्म पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव, वन स्प्लिटेड टर्म becomes positive एंड अदर बिकम्स निगेटिव, और दूसरा क्या होता है, निगेटिव होता है। मैं इजी वर्ड में आपके लिए लिख रहा हूँ, बिकम्स निगेटिव, ठीक है। और कैसे, तो लार्जर पार्ट जो होता है, लार्जर पार्ट या लार्जर स्प्लिटेड पार्ट, लार्जर टुकड़ा जो है वो क्या होता है, लार्जर पार्ट इज पॉजिटिव एंड स्मॉलर पार्ट इज निगेटिव, छोटा वाला पार्ट जो है वो क्या होता है, वो होता है निगेटिव। चलिए एट लास्ट हम लोग बात करते हैं केस 4 पे। केस 4 में क्या था, आप देखे होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी, मतलब दोनों क्या था, निगेटिव था। तो इस केस के बारे में बात करते हैं कि इस केस में क्या होने वाला है। चलिए वैसे केस का बात करते हैं जहाँ पे मिडिल टर्म और ये थर्ड टर्म या लास्ट टर्म ये भी निगेटिव हो, उस केस में। तो इस केस में हम लोग एग्जाम्पल लेना चाहें तो कैसे ले लें, तो मान लीजिए ले लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 32, ये हमारे पास एग्जाम्पल है, दोनों माइनस में, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए अभी तक मल्टीपल में मैंने नहीं लिया है, तो लीजिए 2x स्क्वायर, फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर माइनस 13x, और मान लीजिए
-24 इस तरह का। और चलिए आपको लग रहा होगा कि मैं इजी सॉल्व कर रहा हूँ, इजी इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं अभी अपने माइंड से यूज़ कर रहा हूँ और माइंड से जितना कम स्ट्रेस दिया जाए उतना अच्छा है, इसलिए मैं इजी कर रहा हूँ। इसके जस्ट बाद मैं आपको 1-2 कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करके दिखा दूँगा, जहाँ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे तो आसानी से निकल जा रहा है। ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे अगर 6 को स्प्लिट करना है, क्या दोनों पार्ट नेगेटिव हुआ तो काम चलेगा? -3 -3 -6 बहुत कम, -4 -2 -6 बहुत कम, क्या देगा? -5 -1 और भी कम, 5 आ गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा थोड़ा, यानी 8 × 2 तो 16 आ गया। तो और थोड़ा आगे बढ़िए, 8 × 2 यानी 16, 8 2 कर देंगे तो 6। अगर हम लोग लेके चले थोड़ा और, 10 × 4 तो 40, वो तो ज़्यादा चला गया। तो कहाँ चले, तो अगर हम लोग चले तो अगर 8 × 2 कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, ठीक है। 9 3 कर रहे हैं 27 आ रहा है, 9 और 3 -9 + 3 कर रहे हैं तो 27, और -10 + 4 कर रहे हैं तो आया 40, मतलब ये नहीं आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को दूसरा मेथड अपनाना पड़ेगा जो कि नेक्स्ट लेक्चर में करना है। तो खैर अभी तो हम लोग करेंगे नहीं वैसे, इसमें मैं थोड़ा सा बदलाव कर देता हूँ। क्या बदलाव कर देता हूँ, तो इसको मैं 6 को मैं कुछ और बना देता हूँ। क्या बना दूँ, तो मैं इसको बना देता हूँ, इसको मैं बना दूँ क्या, इसमें -14 बना देता हूँ। तो -14x बना दूंगा तो आराम से हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन है ये, -2x² -14x -32, चिंता नहीं कीजिए, ये भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है। और कभी कभी होता है कि नहीं भी बनता है, निगेटिव स्क्वायर रूट आता है तो इसका साथ निगेटिव ही आएगा, वो देखा जाएगा। तो अभी हम लोग सिंपल मैथ है उसमें फंसने जाएंगे। तो चलिए इसमें क्या कर लेंगे, x² 32x² पुराना है तो -16 और +2, तभी इसका पड़ेगा, और तो कोई चारा नहीं है। आप इसको कहाँ जाएगा, 7 -7 करेंगे तो 49 हो जाएगा, बहुत आगे चले गए। ठीक है, पीछे आइए, ठीक है, हम चलते हैं -6 -8 64, बहुत आगे चले जाएंगे। और दोनों देख रहे हैं क्या, दोनों अगर -6 -8 करें तो दोनों प्रोडक्ट होके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन हमको क्या लाना, निगेटिव, -32 × x माइनस निगेटिव लाना, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो इस केस में हम लोग एक पॉजिटिव एक निगेटिव अगेन रखेंगे, -32। तो ये क्या हो जाएगा, आप कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लिए इसमें से तो x -16 बच गया, इसमें से +2 कॉमन ले लेंगे तो x -16 बच गया, दोनों कॉमन है तो x -16 हम लोग कॉमन ले लिए तो क्या बचा, x +2। अब इसको इक्वेट कर दिए 0 पे, तो x -16 = 0, यानी x वैल्यू के आगे 16, और इधर x +2 = 0, यानी x = -2। उधर उसी तरह से इसमें, तो इसमें देखिए इसमें आराम से करा है, इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, 48, यहाँ भी 48 लाना। तो एक अगर -16 और एक अगर 3 ला दूँ तो हाँ काम बन जाएगा। तो इसको वही कर देता हूँ, 2x² -16x -3x +3x -24, तो -16 + 3 आ गया -13, और दोनों का मल्टीप्लाई भी करेंगे तो -14x², वो भी ठीक है। 2x अगेन कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, x -8, इसमें से 3 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, x -8, अगेन x -8 दोनों में है तो x -8 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, 2x + 3। इस सबको इक्वेट कर देता हूँ 0 से, तो x किसके बराबर जाएगा, 8, और 2x किससे बराबर जाएगा, 3 के, -3 के, x से बराबर जाएगा -2 के, इक्वेट कर दी 0 पे। तो यही था चारों केस। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन करते हैं जो कि आपको थोड़ा सा हैवी लगे और लगे कि अरे ऐसे कैसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कुछ इस तरह का। मान लीजिए क्वेश्चन है 2x² है +3x है -90 = 0। ऐसे केस में आपको डरना नहीं है, अरे आप तो बताए थे सिंपल, लेकिन यहाँ तो दिख रहा है -180 और 3 को -180 कहाँ से ले गए। अरे 3 में बहुत पावर है, 3 को आपको क्यों देखना है कि 1+1 ही 1+2 ही लिखा जा सकता है, या 5 -2 ही लिखा जा सकता है, बहुत लिखा जा सकता है। इसको आप धीरे धीरे आगे चलिए, ठीक है, आपको जब नहीं होते रहे आगे चलिए। तो अगर हम इसको 10 × 7 लिखे, धीरे धीरे आगे चलिए, 10 - 7 लिखे तो 3 आ जाएगा, हाँ 10 - 7 70 हो जाएगा, देख रहे हैं आप आगे जा रहे हैं, ठीक है। 12 माइनस क्या कर दिया, 12 - 9, 12 9 से कितना होता है 108, मतलब थोड़ा सा आगे आप चले जाए, ठीक है। हाँ हमको कितना, हाँ नहीं आगे नहीं गए, हमको 180 पुराना ना, तो 18, तो अभी पीछे ही और आगे चलते हैं। तो 12 - 9 पे भी काम में चला, चलते हैं 13 - 4 पे, 10 पे। तो इस कंडीशन में भी 3 आ रहा है, 13 - 10 3, और ये कितना आ जाएगा 130। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगा, मुझे तो डायरेक्ट पता भी है आंसर, पर मैं आपको धीरे धीरे ले चला। 14 - 11, ठीक है, तभी 3 हो जाएगा, और इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो 14 11 से कितना होता है, तो 14 11 जो होता है 151, तो हम लोग पास जा रहे हैं पर वहाँ नहीं आए। 15 - 12, हाँ 15 - 12 3 होता है, और 15 और 12 होता है वो होता है 180। तो यस इट इज़ राइट चॉइस, ये हमारा राइट चॉइस है, ठीक है। ये सब का कोई काम नहीं, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे 2x² +15x -12x -90। मैं ये क्यों कराया एग्जाम्पल एक, तो ये एग्जाम्पल इसलिए, वैसे कराने के लिए तो 100 करा दूँ, पर उससे क्या फ़ायदा, मैं कराने के लिए कराया कि आपको हमेशा नहीं सीमित रहना है कि इतना छोटा छोटा आपको दिखेगा, बड़ा भी दिखेगा, तो आप थोड़ा थोड़ा अपना माइंड
चौड़ा करते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे। और आप एनसीईआरटी अगर सिर्फ सॉल्व करेंगे तो आपको डायरेक्टली बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, तो आपको डरना नहीं है, ठीक है। अच्छा रहेगा आप कोई दूसरा रेफरेंस बुक आरएस वाला ऑडिशन में सॉल्व कर सकते हैं, नहीं डायरेक्ट जाते हैं तो थोड़ा दिल थाम के धीरे धीरे सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में एक ही बार ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है भरा भरा। तो इसमें आप कॉमन ले सकते हैं, हाँ एक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे, और तो कुछ नहीं, 2 नहीं। तो इधर क्या बचेगा 2x और इधर बचेगा 15। इधर क्या कॉमन ले सकते हैं, इधर 3 इसमें भी दिख रहा है, 3 4 जा 12, इधर भी 3 दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे 6 भी दिख रहा है कॉमन। क्या 6 इधर भी कॉमन है, 6 इधर भी कॉमन है, तो मैं ले लेता हूँ 6 -6 कॉमन, 6 कॉमन, तो इधर क्या बच जाएगा 2 और इधर क्या बचेगा 6 15 जा, तो माइनस माइनस प्लस 15। तो यस दोनों इक्वल है, मतलब हम सही जा रहे हैं। 2x + 15 x - 6 इक्वल टू क्या आ गया 0। इसका मतलब है कि x - 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू या तो 6, 2x + 15 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -15/2। तो ये आ गया सॉल्यूशन। मतलब आप समझे कि जब हमको रूट निकालना है, ये सब क्या है रूट या जीरो या सॉल्यूशन निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करने का मतलब क्या, बार बार आप देख रहे हैं कि दो लीनियर इक्वेशन में बदल देते हैं, तो फैक्टराइज करके फैक्टर नंबर बदलना। फैक्टर मतलब वो नंबर जो किसी दूसरे को पूरी तरह से काट दे, यहाँ पे वो पॉलिनोमियल जो किसी दूसरे पॉलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर दे, रिमाइंडर 0 आ जाए। तो हम फैक्टराइज करके करते क्या है, तो बाई फैक्टराइजिंग हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, वी कन्वर्ट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कन्वर्ट कर देते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसमें, 2 सिंपल लीनियर इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंटू 2 लीनियर इक्वेशन, 2 लीनियर इक्वेशन में, और उसके बाद इक्वेशन एंड इक्वेट इट, यहाँ पे ये इक्वेशन है शॉर्टकट में मुझे लिखा गया, एंड इक्वेट इच फैक्टर, जो दोनों इच फैक्टर दोनों फैक्टर आया लीनियर, उसको इक्वेट कर देते हैं किसके, 0 के, इक्वेट इच फैक्टर टू 0। तो मुझे उम्मीद है आपको ये फैक्टराइजेशन का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आपको पसंद आया तो आप लेक्चर को लाइक कर सकते हैं, अच्छा लगा हो आप कमेंट भी कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।